Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में? जैसे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं नॉर्मली x प्लस आई बटा वाई की फॉर्म में या a प्लस आई बटा बी की फॉर्म में। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जैसे कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, जिसको हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। मॉडुलस एम्पलीट्यूड क्यों? मॉडुलस यानी कि उसके अंदर मोड आएगा, एम्पलीट्यूड जो एंगल होता है, जो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेन कौन से प्लेन में आपका नंबर लाई करता है, कैसे एंगल बनते हैं, क्या डिस्टेंस होता है, क्या एक्सिस होती हैं। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर को। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बटा बी है। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप आर्जेंट प्लेन में। किसमें? आर्जेंट प्लेन इसको बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं गॉसियन प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये गॉसियन प्लेन और आर्जेंट प्लेन होता क्या है? जिस प्लेन के अंदर हम एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं? रियल एक्सिस से। एक्स एक्सिस किसके लिए होती है? हमारी रियल नंबर्स की एक्सिस होती है। और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजनरी नंबर। कैसे नंबर? इमेजनरी नंबर। यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव इमेजनरी नंबर। यानी कि यहाँ पे कैसे चलेंगे? आई वटा की फॉर्म वाले। वाई एक्सिस पे क्या चलेंगे? सारे के सारे जो आई वटा की फॉर्म में नंबर होंगे। और एक्स एक्सिस पे कौन से चलेंगे? जो रियल पार्ट, जिसका रियल पार्ट जैसे ए प्लस आई वटा बी है, तो ए जो आपका रियल पार्ट है ए, वो कहाँ आपका वेरी करेगा? वो किस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे आप? एक्स एक्सिस पे। और जो आई वटा बी है, जो बी वाला पोर्शन है, वो कहाँ आप रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपका कोई भी नंबर आपने रिप्रेजेंट करना है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बटा बी। ठीक है, अब z क्या है? ए प्लस आई बटा बी। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? ए। तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई आपका ए होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई इमेजनरी नंबर होगा जो कितने डिस्टेंस पे? बी डिस्टेंस पे। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? ए बी। क्या आ जाएगा ये? ए बी। ए रिप्रेजेंट फॉर रियल, बी रिप्रेजेंट फॉर इमेजनरी। ऐसे हम नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई को। तो एक्स हमारी क्या होती है वहाँ पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई इज वर्टिकल एक्सिस। नॉर्मली एक्सिस होती है हमारी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक्स रियल एक्सिस आएगी और वाई क्या आएगी? इमेजनरी एक्सिस। जब आप पॉइंट पी को प्लॉट कर देते हैं इसके अंदर, जब आप पॉइंट पी को प्लॉट कर देते हैं इसके अंदर, आप इस ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये बन गया पॉइंट पी। और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ना आप, यहाँ से भी कुछ निकल के आएगा। देखना क्या निकल के आएगा, अभी देखते हैं। योर रीजन है 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये देखें नॉर्मली ये क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये क्या है? उसकी ट्राइंगल के अंदर ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, इसको अगर मैं आर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आर हमारा क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्या निकल के आया आपके पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है आपका? क्या होता है ये? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है ये? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहाँ से जो r है, जो डायगोनल है, वो क्या निकला आपका? मॉड्यूलस निकल के आया। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो r क्या निकल के आया आपका? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहने वाली है फ्रेंड। जब आप p पॉइंट को इसके अंदर प्लॉट कर देते हो तो ये आर्जेंट प्लेन ना रह के क्या बन जाता है? आर्जेंट डायग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है ये? आर्जेंट डायग्राम। जब इसके अंदर कुछ प्लॉट नहीं करते तब तक ये प्लेन रहता है, लेकिन जब इसके अंदर प्लॉट कर देते तो ये हमारा क्या बन जाता है? आर्जेंट डायग्राम हमारा बन जाता है। हुई चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, अब करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब एक बार कुछ और चीज़ें देख लीजिए। जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बटा बी। ठीक है,
इसका आपने नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मली में क्या होता है, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि माइनस a प्लस आई बटा बी की फॉर्म का। यहाँ पे किस में होगा, माइनस a माइनस आई बटा बी की फॉर्म का, यहाँ पे a माइनस आई बटा बी की फॉर्म का होगा। आई चीज़ें समझ में, यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये a माइनस आई बटा बी क्या होता है, z का बार होता है ना, z का कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी मैं आपको, सारी चीज़ें समझा के बताऊंगी, क्रैमिंग नहीं करनी है आपने कहीं भी, ठीक है। आप समझेंगे हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आप, तब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइंड में, फिगर से आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि हाँ ऐसे कुछ था। अब देखिए यहाँ पे z है, तो यहाँ पे a माइनस आई बटा बी, यानी कि या इस क्वाड्रेंट में क्या आया, z बार, क्या आया इस क्वाड्रेंट में, z बार, यानी कि z का कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, या किस एक्सिस की रिफ्लेक्शन हुआ, एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन में आ रहा है ना। तो यानी कि z का कॉन्जुगेट कहाँ लाई करा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर z है आपका तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो क्या होगा, a माइनस आई बटा बी होगा। आई चीज़ें समझ में। नॉर्मली अगर z a प्लस आई बटा बी तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बटा बी, जो कहाँ होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, z बार। अगर इसका नेगेटिव देखना है आपने, इसका नेगेटिव देखना है, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस a माइनस आई बटा बी, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसका नेगेटिव कहाँ लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ z। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए, कुछ भी स्किप नहीं करना है आज की वीडियो में आपने, हर बारीकी से मैं आपको चीज़ें करवाऊंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, अब इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करें तो ये ए बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एंगल की। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखना कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बटा बी। हमें a और b की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, a और b की। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है आपका थीटा, जो कौन बनाता है आपका, जो कौन बनाता है आपका, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कौन बना रहा है, ये लाइन है जिसके ऊपर आपका क्या लाई कर रहा है, आर लाई कर रहा है, यानी कि P पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, वो क्या बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या बोलेंगे इसको, ये थीटा क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बाद में बताऊंगी, एक बार सारा चीज़ें करने के बाद कैसे लिखेंगे इसको। अब देखिए, मान लीजिए ये थीटा है, बाद में बताएंगे क्या है थीटा, क्या है क्या नहीं। ये थीटा है, ये ए है, और ये क्या है आपका बी है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यहाँ से देखना अब कोस थीटा अगर यहाँ से निकालें, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा अगर निकालें यहाँ से, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई, ये ए है ना, ए है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई, आर कॉस थीटा, और बी की वैल्यू यहाँ से क्या आई, आर साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या आई, आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या आई यहाँ से, आर साइन थीटा। यहाँ पे पुट कर दीजिए बस, आर कॉस थीटा प्लस आई बटा टाइम आर साइन थीटा। वो मैंने आर कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, आर मैंने क्या ले लिया, वो बाहर। तो ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म, या इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल देते हैं। मॉडुलस एम्पलीट्यूड का क्या है ये चक्कर, इसको क्या भी बोल देते हैं, पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। देखना क्या है ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड, ये क्यों यूज़ किया मैंने मॉडुलस एम्पलीट्यूड। ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड कहाँ से आ गया, ये कौन सी नई टर्म ले आए मैम, ठीक है। देखना क्या है इसके अंदर, आर रिप्रेजेंट फॉर मॉडुलस, अभी अभी बताया था हमने, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस। और ये थीटा है, थीटा, ये थीटा क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। थीटा को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एंगल ऑफ जेड मेड्स विद द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जेड का एंगल एक्स एक्सिस के साथ
पॉजिटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एम्पलीट्यूड, या फिर क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या बोलेंगे, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम बोलेंगे। ठीक है, अब ये कैसे भी निकल सकता है, ये भी देखिए एक बार। यहाँ से क्या आया cos थीटा, यहाँ से क्या आया sin थीटा। अब इसको डिवाइड करना जरा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या है आपके पास, r से r कट गया, b बाय a। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि यहाँ से टेंजेंट थीटा की एक और चीज़ें निकल के आ गई। टेंजेंट थीटा को हम क्या भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z को टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, b बाय a, यानी कि थीटा एम्पलीट्यूड क्या हुआ आपका, थीटा यहाँ से क्या भी लिख सकते हैं आप, टेंजेंट इनवर्स b बाय a, टेंजेंट इनवर्स b बाय a, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है। क्या होता है, साइन बाय कोस टेंजेंट, और टेंजेंट थीटा आपका क्या निकल के आया, b बाय a। तो थीटा यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या भी हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स b बाय a भी हमारा हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से एक दो केसेस और निकल के आते हैं। अब देखना, अब रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है हमारी, रियल एक्सिस पे अब देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी और इमेजिनरी एक्सिस पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। रियल एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, रियल एक्सिस पे कोई भी नंबर कब लाई करेगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। यानी कि हमारा नंबर क्या है, प्योरली रियल, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। इसका मतलब टेंजेंट थीटा क्या है, यहाँ से देखिए एक बार, टेंजेंट थीटा क्या है यहाँ से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा 0 हो गया, और रियल पार्ट चाहे कुछ भी हो तो 0 बाय समथिंग क्या आएगा, 0। और टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, पाई पे भी होता है ना। टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, 0 पे। यानी कि जब आपका रियल पार्ट 0 होगा, सॉरी, जब आपका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी कि नंबर आपका प्योरली रियल होगा, उस टाइम थीटा आपका क्या होगा, 0। थीटा क्या होगा आपका, 0। ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थीटा 0, तो नेगेटिव डायरेक्शन में थीटा क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में आप कर रहे हैं, पूरे ध्यान से देखना, तो थीटा 0 टू पाई वेरी कर रहा है, एंड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो थीटा 0 टू इधर आके माइनस पाई। इधर आएगा तो नेगेटिव एंगल हो जाएंगे ना, इधर आके एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। चीज़ें मैंने बताई थी आपको, पहले क्लियर करवा चुकी मैं, एंगल नेगेटिव कैसे बनते हैं, एंगल पॉजिटिव कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, और ऊपर की एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई। हुई चीज़ें क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगी वैल्यू। यहाँ पे और यहाँ के होने का मतलब क्या है कि अगर थीटा हमारा प्योरली इमेजनरी नंबर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी है, इसका मतलब हमारा रियल पार्ट क्या हो गया, 0। रियल पार्ट क्या हो गया, 0। ऊपर हमारा क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो यहाँ से करेंगे तो आप, ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव बाय 0 क्या बना, इन्फिनिटी बना। पॉजिटिव बाय 0 क्या बना, प्लस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी कहाँ होता है, टेंजेंट पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होता है, पाई बाय 2 पे। यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इस एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। यानी कि अगर नंबर आपका प्योरली इमेजनरी है और पॉजिटिव है, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, पाई बाय 2 लिख देंगे। हुई चीज़ें क्लियर। अब अगर थीटा नेगेटिव, अगर वाई नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट एक्स का, इमेजनरी पार्ट अगर जेड का, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय 0 माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगा, माइनस पाई बाय 2 पे। किस पे होगा, माइनस। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2। देख बन गया ना क्वाड्रेंट, 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाय 2 टू 0 फोर्थ क्वाड्रेंट। बन गए। तो यानी कि यहाँ पे नंबर कैसे लाई करेंगे, 0 टू पाई बाय 2 का थीटा टाइप लाई करेगा। थीटा यहाँ पे किसका होगा, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करेगा। यहाँ पे थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। यहाँ पे थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, माइनस पाई से पाई बाय 2 के बीच में। यहाँ पे थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में बिलोंग करेगा। हुई चीज़ें क्लियर, हुई चीज़ें क्लियर। तो अगर इसको नाम दे दें हम P, ठीक है, तो थीटा क्या है हमारा, OP। ये जो लाइन OP है जो मेक करती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका क्या है, थीटा है, यहाँ से क्या है वैल्यू थीटा। और आगे आती है कुछ और चीज़ें आती है इसके अंदर, देखना एक बार रफ कर दूँ मैं इसको, दोबारा से बना लेंगे इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं हम आज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, और हर एक चीज़ को मैं कंसेप्ट से क्लियर करा रही हूँ, ठीक है। देखिए देखिए फ्रेंड्स क्या है, तो ये तो हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किससे डिनोट करते हैं उसको, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख दो या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख दो, ये क्या होता है आपका थीटा होता है, क्या होता है ये आपका थीटा होता है। हुई चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे जिसको, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा किसके बीच में, अगर वो पूछता है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आपको थीटा किस किस के बीच में लाई कराना पड़ेगा, माइनस पाई से पाई के बीच में, आपका थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा थीटा, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट वो पूछता है। और ऐसे अगर नॉर्मल वैल्यू पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डायग्राम से देखिए क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू ऊपर पाई और नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस पाई, ये माइनस पाई बाय 2, इधर जाएंगे तो नेगेटिव चलेगा और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो गया, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किस किस के बीच में बिलोंग करेगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा किस किस के बीच में बिलोंग करेगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में, और बड़ा कौन है, माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई लिख दो या माइनस पाई से पाई बाय 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे थीटा हमारा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 टू माइनस पाई बाय 2 के बीच। वैसे जो छोटा होता है वो पहले लिखते हैं, माइनस पाई बाय 2 पहले लिख देंगे, ठीक है, लेकिन बुक में ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के इंटरवल के बीच में लाई करता है। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पूछता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर उसने पूछा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा अगर इस रेंज से बाहर चला गया, पाई से बड़ा और माइनस पाई से छोटा आ गया, तो आपको उसको एडजस्ट करके माइनस पाई और पाई के बीच में लाना है। वो कैसे करना है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही किया था, या सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस की थी ये चीज़ें कि थीटा कैसे हम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि थीटा कैसे हम निकालते हैं, नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, वो सारी चीज़ें। आई चीज़ें समझ में नहीं पता है तो फिर से जाके देख लेना, ठीक है। वैसे मैं चीज़ें बहुत सारी क्लियर करवाने वाली हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अब देखिए, अगर थर्ड केस आता है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई से बड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर पाई से बड़ा हो जाए, तो उसको आप क्या लिखेंगे, उसको आप क्या लिख देंगे, जो नया आर्ग्यूमेंट होगा, जो न्यू आर्ग्यूमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2 पाई कर दीजिए। अगर पाई से बड़ा हो जाता है ना आर्ग्यूमेंट अगर आप पाई से बड़ा हो जाए, तो उसको माइनस पाई से पाई के बीच में लाने के लिए आप उसमें से सिंपल 2 पाई माइनस कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, नया आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। क्या, या फिर इसको बोल दे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपकी क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2 पाई आपकी हो जाएगी। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई से बड़ा है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2 पाई आपके पास हो जाएगी। आई चीज़ें समझ में, कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, बस थोड़ा सा है बस, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है एक Z2 है, ठीक है। Z1 को हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा 1 प्लस आई बटा साइन थीटा 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Z2 को क्या लिखेंगे, R2, ये R1 ये R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई बटा साइन थीटा 2। इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई बटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। यानी कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में कैसे आ जाएगा वो, R1 R2 मॉडुलस की मल्टीप्लाई, अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई बटा साइन थीटा 1 प्लस
थीटा 2 आपके पास आ जाएगा। आई चीज़ें समझ में। ऐसे ही मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। ये तो बात हुई मॉडुलस की, मत आर की बात हुई है ना, R1 और R2। अब बात करें एम्पलीट्यूड की या आर्ग्यूमेंट की। अगर आपको दो कोई भी नंबर दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उन दोनों की प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये रिजल्ट यूज होंगे इसलिए मैं करवा रही हूँ। ऐसे ही डिवीजन में अगर करें, अगर डिवीजन में हम करें, इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, 2 लेक्चर लगाएंगे इसके अंदर हम, एक आज का एक और नेक्स्ट लेक्चर। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 करें तो वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कहाँ से आएगा वो, इसी तरीके से आएगा। Z1 बाय Z2 करेंगे ना, आपके पास यहाँ से आ जाएगा Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2 करेंगे ना, आपके पास यहाँ से आएगा R1 बाय R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I बटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड में बनेगा। उनको सॉल्व करके देखना, C और D का फॉर्मूला लगा के आपके पास बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और बात करें मॉड की, तो मोड ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होता है, मोड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ Z2 आपका होता है। वही चीज़ें क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब तो कर लेंगे अच्छे से। एक छोटा सा और देख लीजिए, बस थोड़ा सा और देख लें, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्दर। यहां पे देखिए एक बार, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे आपका कोई Z लाई करता है, ठीक है, जिसके पॉइंट्स हैं आपके ए बी, यानी कि A प्लस I बटा बी, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट निकालने हैं, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होएगा, इसका नॉर्मली आर्ग्यूमेंट देखिए तो क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है यहाँ से B बाय A, है ना, ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और यहाँ पे जो इसका कॉन्जुगेट लाई करेगा Z बार, वो क्या है A माइनस I बटा बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान से देखना। तो यहाँ से जो टेंजेंट थीटा हम निकालेंगे तो वो क्या आया, माइनस B बाय A आया। इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ऐसे तो करते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या नेगेटिव है, माइनस B बाय A। अब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्या रिलेशन मिला आपको यहाँ से देखिए तो, दोनों में से क्या रिलेशन मिला कि जो आर्ग्यूमेंट होगा Z का, जो Z का आर्ग्यूमेंट है वो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार का क्या है, नेगेटिव है। क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार का नेगेटिव, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या होगा, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने करवाया है आपको, ठीक है। समझ आई चीज़ें अच्छे से। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हायर लेवल के, ठीक है। चलिए आज निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, निकालते हैं कि क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, और पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है आपने, और मॉडुलस भी निकालना है, आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है ना। 1 प्लस अंडर रूट माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस रूट 3 I बटा, है ना। अब इसको पोलर फॉर्म में हमें लिखना है तो क्या होता है, कंपेयर कीजिए, R cos थीटा प्लस I बटा साइन थीटा। इसी फॉर्म में लिखना है हमें, पोलर फॉर्म में लिखना है, तो यहीं से हमारे आर्ग्यूमेंट निकलेंगे, यहीं से हमारा मॉडुलस निकलेगा, है ना। देखिए हम यहाँ से R cos थीटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कीजिए, कितना आएगा 1। R साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। ये मैं तब करवाऊंगी जब मैं आपको स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका लेक्चर लूंगी, ठीक है, तब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालने बताऊंगी कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, स्कूलिंग के एग्जाम देने, तो स्कूलिंग के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी वो टेक्निक हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको कैसे वैल्यू निकालनी है वो मैं आपको फर्दर कभी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें ज़रूर बताऊंगी कि आपको कैसे निकालनी है। वो टेंजेंट की फॉर्म में निकालते हैं हम, उसका अलग हम डायग्राम बनाते हैं कि यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाता है 2 पाई। डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं एक ही चीज़ से, ठीक है। वो हम किसी दिन स्पेशल बनाऊंगी मैं वो वीडियो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, R cos थीटा क्या आया, दोनों का स्केयर ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड को, एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग। पहले स्केयर करो,
एंड ऐड करो, स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, 1 का स्केयर 1, 3 का √3 का स्केयर 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4। ये तो क्या होता है, 1 होता है, तो आर स्केयर की वैल्यू कितनी आई 4, तो आर की वैल्यू -2 आ सकती है क्या, मॉडुलस कभी नेगेटिव हो सकता है, आर तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, तो आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, 2 निकल के आई चीज़ें समझ में, करें अब आगे, चलिए R2 हमारा आया। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 कॉस थीटा कितना आया 1, 2 साइन थीटा कितना आया √3, तो कॉस थीटा 1/2, साइन थीटा √3/2, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब कॉस थीटा 1/2 कहाँ होता है, कॉस ऑफ π/6, और ये कहाँ पे होता है, साइन ऑफ π/6, यानी कि यहाँ कॉस से कॉस कट करेंगे, साइन से साइन कट करेंगे, हमारी थीटा की वैल्यू क्या आई, यहाँ से π/6 आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। π/6 या π/3, π/3 सही लिख रहे थे पहले हम, ठीक है, मीन 60 डिग्री है ना, π/3, हाँ साइन 60 डिग्री कितना होता है, π/3 रिप्रेजेंट फॉर 60, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से π/3 हमारी निकल के आई चीज़ें समझ में अच्छे से, ठीक है। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या है, आर कोस थीटा प्लस i/sin साइन थीटा। अब प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, क्या ये वैल्यू -π और π के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल लाई कर रही है, -π लेस देन π/3 लेस देन π, तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है आपका, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, कैसा आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर कितना है 2 cos π/3 प्लस i/sin π/3, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, ये हमने निकाल दिया मॉडुलस और ये हमने निकाल दिया आर्ग्यूमेंट। आई चीज़ें समझ में अच्छे से, सबको अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसका क्या है देखिए क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने बेसिक करवाया है आज का वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, -2i/, इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको क्या आएगी वैल्यू, इसको निकालेंगे भी क्योंकि मैंने बताया है प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर। क्या था प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी वहां से, -π/2, इसको प्रूव भी करेंगे अब। तो हम z क्या है हमारा, -2i/, आर कॉस थीटा प्लस i/sin थीटा, यही है। आर कॉस थीटा निकालिए, यहाँ से क्या आएगा, रियल पार्ट तो है ही नहीं, मीन्स 0, आर साइन थीटा कितना है, -2 है आपके पास। स्केयरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट और सेकंड को स्केयर कर दीजिए, देन ऐड कर दीजिए, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4, 2 का स्केयर 4। अब यहाँ से आर स्केयर कॉमन आ रहा है, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर कितना होता है 1 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 4। आर की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 2, कितनी निकल के आई आर की वैल्यू 2। आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में, तो कॉस थीटा 0/2 0, साइन थीटा -2/2 कितना आया 1 आया, -2/2 कितना आया -1 आया। अब देखिए साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, 1 कहाँ पे होता है π/2 पे, यहाँ लिखिए आप साइन थीटा -sin π/2। अब ये माइनस, क्योंकि साइन से साइन तो कट हो नहीं सकता है, तो माइनस साइन कहाँ लेके जाना पड़ेगा, अंदर होता है ना, साइन ऑफ -θ आपका हमेशा क्या होता है, -sin ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आ जाइए वापस से, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर क्या कहता है, साइन ऑफ -θ माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं फिर, साइन ऑफ -θ, साइन से साइन काट सकते हैं अभी हम, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/2, थीटा की वैल्यू क्या आई -π/2। और -π/2 देखिए लाई कर रहा है -π और π के बीच में, बिल्कुल लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगी, z इज इक्वल टू आर कितना है 2 cos -π/2 प्लस i/sin -π/2, ये क्या फॉर्म होगी आपका, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर
पोलर फॉर्म। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स और भी हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स कर लिया, क्वेश्चन रहते हैं तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ तब तक। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए लेक्चर, ठीक है, और कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी यहाँ पे सिर्फ स्कूलिंग की प्रिपरेशन नहीं करवा रहे, हम आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।